नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे पिछले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप जीके जीएस या रीजनिंग की क्लासेस भी आप हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर की हुई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के आधार पर क्वेश्चंस को लिया है। हालांकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% दिया है और उसका हमें लॉ प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर हमारा एसपी एक्स है, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य एक्स है। चूंकि क्रय मूल्य कह रहा है विक्रय मूल्य का 80% है, तो अगर हमने विक्रय मूल्य x मान लिया यानी कि एसपी एक्स मान लिया तो हमारा जो सीपी होगा वो x का 80% होगा, यानी कि 80/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 4x/5 हमारा सीपी या क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि अगर हम लाभ की गणना करें, लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो जो लाभ की हम गणना करेंगे वो होता है हमेशा कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि जितने पर वस्तु बेची गई माइनस जितने पर वस्तु खरीदी गई। तो यहाँ पर एसपी हमने x माना था और सीपी हमारा 4x/5 आया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 5 होगा और 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, तो x/5। ठीक है, तो ये हमारा लाभ आया यानी कि प्रॉफिट आया। लेकिन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कि प्रॉफिट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का परसेंटेज से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि जो प्रॉफिट होगा अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो पी होगा आपका x/5 और सीपी हमारा हुआ है 4x/5 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा x/4x। ठीक है, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो x/4x बचेगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, x से x कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/4 इंटू 100 और 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज आया वो कि 25% है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई है, यानी कि 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि जो है 51 रुपये के बराबर है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। इसका मतलब नई कीमत पूछ रहा है तो एक पुरानी कीमत रही होगी और उस पुरानी कीमत पर जो 34% की वृद्धि है यानी 34% की वृद्धि है वो 51 रुपये के बराबर है। बस यहाँ से हमें सवाल बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नई कीमत पूछी है तो जाहिर सी बात है एक पुरानी कीमत होगी, तो हमने मान ली कुछ पुरानी कीमत होगी x रुपये प्रति किलो। ठीक है, हमने मान ली x रुपये प्रति किलो हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये कह रहा है कि जो x रुपये है पुरानी कीमत उसका जो 34% है यानी कि 34/100 वो 51 रुपये के बराबर है, यानी 34% इज इक्वल टू द 51 रुपीज़। तो x इंटू 34/100 बराबर 51 यानी 51 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट करेंगे तो 51 इंटू 100/34 हो जाएगा। तो हम इसे 17 यानी 17 से काट लेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा और 50 तियाँ 150, यानी कि जो कीमत पुरानी कीमत है यानी कि जो x है हमारा वो आ गया 150 रुपये।
तो यहाँ से हम निकालेंगे नई कीमत। क्या निकालेंगे? नई कीमत कैसे निकलेगी कि जो कीमत थी यानी कि पुरानी कीमत यानी कि 150 रुपये और साथ में जो कीमत में बढ़ोतरी हुई यानी वृद्धि हुई यानी कि 51 रुपये, तो टोटल हो गया आपका 201 रुपये। तो सही आंसर हुआ आपका 201 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर कि दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 8 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वह कितने समय में एक तरीके से पुल पार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई एक पुल है, हम मान लेते हैं। ठीक है, ये 540 मीटर लंबा है। यहाँ पर ए खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर बी खड़ा है। ए चल रहा है 18 मीटर पर मिनट की स्पीड से और बी चल रहा है 12 मीटर पर मिनट की स्पीड से और एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो कितने समय में इस पुल को पार कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, बस इतना कॉन्सेप्ट है, वो प्लस हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे के ओर चल रहे हैं, अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 540 मीटर की दूरी है उसको कवर कर रहे हैं। तो जो टोटल स्पीड हो जाएगी या नेट स्पीड इसे बोल सकते हैं, स्पीड या चाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगी वो यहाँ पर 12 और प्लस 18 यानी कि 30 मीटर पर मिनट है। ध्यान दीजिए पर सेकंड नहीं है, 30 मीटर पर मिनट है। अब टोटल डिस्टेंस यानी कि जो टोटल दूरी थी वो थी 540 मीटर। ठीक है, तो अब टोटल समय पूछा है, कुल कितना समय इसे पार करने में लगेगा। तो हम समय यानी कि टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो सेम कर देंगे हम। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी दे रखी है 540 मीटर और टोटल जो स्पीड हो गई वो 30 मीटर पर मिनट हो। ठीक है, इसे कट कर लेंगे और 3 18 3 54 यानी कि 18 मिनट आंसर आएगा। ठीक है, चूँकि मिनट में था तो मिनट में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 18 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 कि अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर किताब पढ़ने की बात हो गई है, हो सकता है आ जाए कि किसी काम को मान लीजिए ऐसे भी आ सकता है ABC कोई है वो एक काम के लिए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अमर और समर यानी कि A और B उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए C अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, हम इनके लिए ABC ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ABC हो गया। यहाँ पर ABC मान लीजिए किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन का काम हमेशा यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से एक दिन का जो काम होगा वो हमेशा कितना होगा, जब पूरा कार्य 30 दिन में किया जाता है तो ABC द्वारा जो एक दिन का कार्य होगा 1/30 वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब कह रहा है A + B उसी काम को मिलकर, सॉरी यहाँ पर 15 दिन दिया हुआ था। ठीक है, इसको 15 कर लेंगे। ABC उस काम को 15 दिनों में यानी कि 15 दिनों में किताब को पूरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/15 और A और B उस काम को यानी उसी किताब को 30 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो हमने 30 दिन कर लिया। अब सीधा सीधा वन डे कैलकुलेशन करते हैं। तो एक दिन में A और B कितना किताब को पढ़ सकता है, 1/30 पढ़ लेगा। ठीक है, टोटल वर्क में 1 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है जो C है वो अकेले उसी किताब को कितने दिन में पढ़ेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से आप देख रहे होंगे A + B + C है जो। ठीक है, देखिए यहाँ पर A + B + C है और उसमें से A भी घटा दें तो C का तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, वर्क तो बस इतना ही करना होता है इस तरीके के सवालों में। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिए कभी भी इस तरीके का सवाल आए 1-2 सवाल पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजीली आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से जो C का वर्क होगा हमेशा वो क्या होगा,
एक दिन का किया गया इसका कार्य ए प्लस बी प्लस सी का, माइनस एक दिन में ए प्लस बी का किया गया कार्य 1/30, तो 1/15 माइनस 1/30। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 से गुणा की 30 करने के लिए, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 और माइनस 1, तो 1/30। यानी कि एक दिन में, चूंकि एक दिन का कार्य था ये सब, एक दिन के कार्य में से ही हमने घटाया, तो सी का जो 1 डे का कार्य होगा वो कितना होगा 1/30। तो इसे कितना दिन लगेगा, तो टोटल जो टाइम लगेगा, टोटल डे लगेंगे एक तरीके से, वो कितने हो जाएंगे 30। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखिए 5 है यहाँ पर कि किसी धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5,400 रुपये, ये धनराशि कितनी होगी। देखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI माइनस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, इसका जो अंतर होता है वो हमेशा ध्यान रख लीजिए। बस यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा P इंटू R अपॉन 100⁻²। तो CI यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ पर CI माइनस SI दे रखा है वो 5400 रुपये दे रखा है, तो 5,400 हमें P बताना है। ठीक है, वह धनराशि कितनी होगी, धनराशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन बटे इंटू R उसने दे रखा है 30% वार्षिक है बटे 100⁻²। तो यहाँ पर देखिए 5,400 बराबर P गुणा 30 अपॉन 100 गुणा 100। तो यहाँ से अगर हम P फाइंड आउट करेंगे तो 5,400 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे में है, जो चीज़ बटे में होती है वो ऊपर गुणा में चले जाते हैं, बटे 30/30। ठीक है, यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 से अगर हम 54 को काटेंगे 9 छक 54 यानी कि 6 बचा और 4 0 लगा देंगे, तो कितना हो गया 60,000। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया वो 60,000 रुपये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 60,000 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 6 है कि माँ की आयु पुत्री की आयु का वर्तमान अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाता है पुत्री के जन्म के समय। बहुत नोटेड बात है यहाँ पर कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी। बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर कि हम एक तरफ मदर को लिख लेते हैं, मदर, और एक तरफ डॉटर लिख देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है जो वर्तमान में इनका जो आयु का रेशियो है वो 7:3 है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ x अमाउंट होगा और इनके तो 3x + 5। ठीक है, जो रेशियो होगा मान लीजिए हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 वर्ष बाद 7x + 5 और 3x + 5 हो जाएगा। लेकिन उसने दे रखा है ये जो रेशियो है 7x + 5 अपॉन 3x + 5, वो अनुपात उसने दे रखा है 2/1 हो जाएगा। तो आपको पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की गुणा 7x + 5 से होगी और 2 की गुणा 3x + 5 से करेंगे तो 3 दूनी 6x और 5 दूनी 10। ठीक है, 6x को इधर लेके जाएंगे तो 7x यानी कि 7x - 6x हो जाएगा और 10 और 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। साइन अपोजिट हो जाते हैं बराबर के इधर उधर लाने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट साइड ले जाने पर, तो यहाँ पे x बचेगा और 5 बचेगा, यानी कि जो x बराबर आ गया 5। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो हमने x लिया था, मदर की आयु 7x और ये 3x था, यानी कि मदर की आयु तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से x की गुणा करेंगे, यहाँ पर 7 × x है तो 5 7 35 और डॉटर की आयु 5 × 3 यानी कि 15 हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है पुत्री के जन्म के समय। ठीक है, अगर वर्तमान आयु हमने निकाल ली, यहाँ पर वर्तमान आयु जो होगी मदर की 35 और डॉटर की 15, लेकिन जन्म के समय जो कि पूछा है, तो जन्म के जब समय हम निकालेंगे, जन्म के समय माँ की आयु, जन्म के समय जब माँ की आयु निकालेंगे, यानी कि जब ये 0 साल की थी, जब ये इसका जन्म हुआ था बच्ची का,
तब माँ की आयु क्या थी, तो 35 में से हम इसकी आयु यानी कि इस आयु में से माँ की आयु में से ये 15 साल घटा देंगे। ठीक है, जो वर्तमान आयु है आज 35 साल माँ की, और बच्ची की जो 15 साल आयु है उसको घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्न नंबर कि 175 केलों तथा 105 संतरों को कितने विद्यार्थियों के बीच समान रूप से बांटा जा सकता है। जब इस तरीके का प्रश्न आए तो आप समझ जाइए, जब समान रूप से बांटा जा सकता है तो हमें HCF यानी कि मासापा निकालना होता है, या मासा कहते हैं, सामान्य तौर पर HCF निकालना है। बहुत आसान तरीका है मासा निकालने का। हम 175 और 105 का मासा कैसे निकालेंगे, इनका फैक्टर करते हैं तो सीधा सीधा 25, ठीक है, 25 सत्ता 175 होता है। तो इसको और तोड़ लेंगे तो 5 गुणा 5 यानी 25 गुणा 7। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फैक्टर करना है एग्जाम में, उस तरीके से नहीं करना है पूरा। ठीक है, जैसे 15 ये है 105, तो 15 सत्ते 105, इसका मतलब क्या हुआ, इसे कर लेंगे 5 तियाँ 15 सत्ते 105। ठीक है, अब हमें HCF निकालना है, तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम HCF पकड़ लेंगे। यहाँ 5 है, देखिए 5 कॉमन है तो 5 ले लिया, और 7 है तो 7 कॉमन है। बाकी देखिए यहाँ 3 बचा और 5 बचा, जिसका पेयर नहीं बनना है या कॉमन नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। तो 5 सत्ते 35 हुआ, तो सही आंसर होगा 35। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि 175 105 संतरों को जो कितने विद्यार्थियों के बीच समान रूप से बांटा जा सकता है, तो वो हुआ 35। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि आज शुक्रवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो 62 दिन बाद 62 दिन बाद दिन होगा भाई 63वां दिन। ठीक है, और सीधा सीधा 63वां दिन है तो हम इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नीम 63, यानी 9 से ये कैंसिल हो जाएगा और शेषफल बचेगा 0। ठीक है, जब शेषफल 0 बचा इसका मतलब सेम डे होगा, तो सेम डे होगा यानी कि शुक्रवार होगा। अगर मान लीजिए शेषफल 1 बच जाता, ठीक है, मान लो कुछ 1 बच जाता शेषफल, तो शुक्रवार की जगह फिर शनिवार होता। अगर शेषफल 2 बच जाता तो फिर क्या होता, शनिवार की जगह रविवार हो जाता। ठीक है, तो हम जोड़ के इस तरीके से निकाल लेते, चूंकि शेषफल 0 बचा तो वही सेम डे होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका सी यानी कि शुक्रवार सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो 16, 24 और 28 में से प्रत्येक से डिवाइड हो, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो LCM निकालेंगे तो 16, 24 और 28 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे कट करेंगे। ठीक, तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 14 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 7 7 है। यानी कि अब ये इनमें से कुछ भी किसी से भी नहीं कटेंगे, इंडिविजुअल कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो LCM आया वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 3 बार 2, और बाकी जो बचा नीचे यानी कि गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पे LCM आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तियाँ 48, और 48 गुणा 7 करेंगे तो 7 28 और 56 336। ठीक है, तो LCM आया 336। देखिए अब यहाँ से प्रश्न हमारा नहीं बन पाया। अब कैसे करेंगे इसके लिए, यहाँ पर 2 टेक्निक्स हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड पे जा सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक पे जा सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर आया आपका 336 आया, लेकिन 336 ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि उसने पूछा है 4 अंकों की संख्या ना कि 3 अंकों की संख्या। अब हम इसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर हम इसमें 1 2 3 4 किस नंबर से मल्टीप्लाई करते जो ऑप्शन के नियरेस्ट पहुंच जाता या 4 डिजिट का नंबर बन जाता, तो कम से कम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम 10 से। और ये पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए अगर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग 3500 के आसपास पहुँचेगा। 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7000 के आसपास पहुँचेगा, फिर भी 3 डिजिट है। अगर हम इसमें 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10,000 से ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि फिर ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम हमें किस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर बैठेगा। देखिए
अगर हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 डिजिट में पहुंच जाएगा। तो कम से कम 3 × 29 से अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपका 9744। अथवा 336 से इस नंबर को आप डिवाइड करके देखेंगे तो यही नंबर इससे डिवाइड होगा, बाकी यहाँ पर कोई भी नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। 366 से डायरेक्ट इनमें से किसी नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते थे तो सिर्फ सी ऑप्शन डिवाइड हो रहा होता, ठीक है। अथवा आप इस तरीके से भी ट्रिक लगा सकते थे, जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 से ऊपर पहुँचेगा, जैसे ही 30 से 1 कम करेंगे तो ये लगभग यहाँ पर 9744 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। अथवा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो किस तरीके से होता है कि हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 4 बार 9 9 लिख देंगे, ठीक है। चूंकि 336 आंसर आया है, कुछ इसमें घटा जोड़ तो करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 336 से भाग कर लेते हैं। 336 से जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 336 दूनी, ठीक है। 336 दूनी अगर आप करेंगे तो 672 हो जाएगा। फिर से घटाएंगे तो ये आएगा 7 2 और 3 327 आया, 9 उतार लिया हमने। और अब इसको आगे भाग करेंगे तो ये आएगा 9, यानी कि 9 छक 54, 9 3 27 और 9 3 27, यानी कि ये आएगा 3024, ठीक है। 3024 आया, 5 5 2 255, ठीक है। बच गया यहाँ पर, यानी कि 255। अब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो अगर हम 9,999 में से 255 को घटा देंगे तब ये आंसर आएगा हमारा, यानी कि तब हमारा आंसर आएगा 4 4 और 7 9, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस आंसर को कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 100 रुपये थी तो वो 300 रुपये हो जाएगी, यानी कि दुगना उस पर ब्याज हो जाएगा। मान लीजिए अगर उसका मूलधन P था, ठीक है, जो मूलधन था वो P था, तो उसका जो 3 गुना हो गई, ठीक है, 3 गुना हो गई, यानी कि जो ब्याज हो गया उसका वो कितना हो गया, 3P - P, यानी कि 2P कम से कम, ठीक है, यानी दुगना ब्याज हो गया उस पर। अब यहाँ पर साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज = P × R × T / 100, यानी कि P मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2P हो गया, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पर मूलधन P लिया था, तो P × R जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और T कितना दे रखा है, पर एक धनराशि 5 वर्ष में, ठीक है, बटे 100, ठीक है। अब P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, P से P कैंसिल आउट हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, R × 5, तो R अगर हम कैलकुलेट करेंगे 200/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो इसे 40, तो R = 40%, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।